हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स प्रोबेबिलिटी। एन इवेंट कैन अक्योर ड्यू टू मोर देन वन कोज, यानी जो हमारा इवेंट हो रहा है किसकी वजह से, एक कोज से ज़्यादा की वजह से, यानी हमारा कोज क्या है, एक से ज़्यादा है वो इवेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट अक्योर ड्यू टू द पर्टिकुलर कोज, यानी किसी पर्टिकुलर कोज के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स प्रोबेबिलिटी। जैसे किसी ने एग्जांपल दिया है, दो बैग्स ले रखे हैं A1 और A2, ईच कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ वाइट एंड ब्लैक बॉल्स, यानी दोनों अलग अलग नंबर्स में वाइट और ब्लैक बॉल्स को कंटेन कर रहे हैं। वी विश टू टेक आउट द वन बॉल एट रैंडम फ्रॉम द वन ऑफ द टू बैग, एक बॉल हमने वहाँ से टेक करी किसी भी दोनों बैग में से। दिस कॉन्स्टिट्यूट एंड एन इवेंट, ये हमारा क्या ऑक्यर करेगा, इवेंट को ऑक्यर करेगा। द प्रोबेबिलिटी डैट द बॉल इज़ टेकन आउट फ्रॉम द बैग A1, यानी जो अगर हम प्रोबेबिलिटी बताएं A1 की तो वो क्या होगी, उसकी इन्वर्स प्रोबेबिलिटी होएगी ड्रॉइंग आउट ऑफ द वाइट बॉल फ्रॉम A1। अगर हमने A1 में से वाइट बॉल ड्रॉ करी है तो वो हमारी क्या होगी, इन्वर्स प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टैटिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम इज सेड टू बी स्टैटिक इफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम डू नॉट मूव फ्रॉम एन माइक्रोस्टेट टू द अदर माइक्रोस्टेट विदाउट एनी एक्सटर्नल कोज, यानी किसी एक्सटर्नल कोज को छोड़ लगाए बिना हमारा जो पार्टिकल्स का सिस्टम है वो एक माइक्रोस्टेट से दूसरे माइक्रोस्टेट पे मूव ना करे, वो क्या होगा हमारा स्टैटिक सिस्टम। Thus, particles of the system neither change their relative position within the compartment nor they move from one compartment to another, यानी जो हमारे पार्टिकल है वो मूव नहीं करेंगे और एक ही कंपार्टमेंट में हमारे रहेंगे। जैसे कि व्हेन अ कॉइन इज टोस्ड, हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इट फॉल इन अ पर्टिकुलर मैनर, किसी एक मैनर में ही वो फॉल करेगा, यानी हेड है तो हेड ही रहेगा, टेल है तो टेल ही, यानी वो दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जा सकता कि हम हेड को टेल में नहीं ले सकते। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, डायनेमिक सिस्टम। अ सिस्टम इज सेड टू बी डायनेमिक इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम कैन मूव सो दैट द सिस्टम गोज फ्रॉम वन माइक्रोस्टेट टू अनदर, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं कहाँ से, एक माइक्रोस्टेट से दूसरे माइक्रोस्टेट में, वो हमारे क्या हो गया, डायनेमिक सिस्टम। The particle of the dynamic system can change their position within the compartment, यानी वो अब अपने अपने कंपार्टमेंट को भी चेंज करेंगे, है ना। ऑल्सो गो फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर, ठीक है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल है, अ गैस इज़ अ डायनेमिक सिस्टम, यानी जो हमारी गैस क्या होती है, डायनेमिक सिस्टम होते हैं। इन विच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो हमेशा रैंडम मोशन करेंगे, यानी कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाते रहते हैं। अब है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ एन डायनेमिक सिस्टम। इट इज़ नोन टू अस दैट इन अ डायनेमिक सिस्टम द पार्टिकल आर इन अ रैंडम मोशन, यानी अभी हमने देखा कि डायनेमिक सिस्टम में जो पार्टिकल हमारे रैंडम मोशन करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। व्हेन द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द डायनेमिक सिस्टम इज़ लार्ज, अगर हमारे डायनेमिक सिस्टम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है बहुत ज़्यादा हो जाए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होएगी मोस्ट प्रोबेबल से डेविएट करके, वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एकदम। दस फॉर अ डायनेमिक सिस्टम द डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इज़ हाईली इम्प्रोबेबल, यानी वो हमारी क्या हो जाएगी, अब इम्प्रोबेबल हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। यानी इसका मेन क्या है, व्हेन द सिस्टम इज डिस्टर्ब, यानी हमारा जो सिस्टम क्या डिस्टर्ब हो रहा है, इट अगेन टेंड्स टू गो टूवर्ड द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, वो दोबारा से ये कोशिश करेगा कि वो अपने मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में आ सके, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेइंग इज डिस्टर्ब्ड स्टेट इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि उसकी जो डिस्टर्ब स्टेट थी वो बहुत ही स्मॉल थी, यानी वो मोस्ट प्रोबेबल से बहुत ही स्मॉल रैपिडली अपनी डेविएट कर रहा था, तो वो वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। Hence, for a dynamic system, the most probable state behave as an
इक्विलिब्रियम स्टेट टू विच द सिस्टम रिटर्न्स अगेन एंड अगेन, यानी जो हमारा सिस्टम क्या करेगा, दोबारा से मोस्ट प्रोबेबल में जाने की कोशिश करेगा, यानी हमारा सिस्टम कैसे रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने की कोशिश करेगा। अब हमारे नेक्स्ट क्या है, पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिकल फिजिक्स। पोस्टुलेट देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आ जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है, ऑल गैसेज सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, यानी ऑल गैसेज सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी सभी गैस या फिर सिस्टम हमारे मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा नंबर में कंटेन करके रखते हैं। विच आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, यानी उनके मोशन जो हमेशा रैंडम रहेगी लेकिन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ गैस, जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, यानी वो फिक्स रहेंगे नंबर्स में। जैसे N1, N2, N3 आर द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन डिफरेंट शेल, अलग अलग शेल में हमारे ये पार्टिकल्स हैं, N1 है, N2 है, N3 है। अगर हम इन सब का सम करें तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा, है ना। ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एक। ये हो गया हमारा सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो हमारी सिस्टम की एनर्जी रहेगी वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। इफ़ U1 इज़ द एनर्जी ऑफ N1 पार्टिकल, N1 पार्टिकल्स के लिए हमारी एनर्जी U1 है, ऐसी एनर्जी ऑफ N2 पार्टिकल्स के लिए। तो हम टोटल एनर्जी बताएंगे N1 इंटू U1, N2 इंटू U2, इन सब का ऐड करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी, तो वो भी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट है। फोर्थ क्या है, इन अ फेज स्पेस ऑल द एलिमेंट्री सेल आर ऑफ द सेम साइज, यानी जितने भी हम फेज स्पेस में आगे पढ़ेंगे हम सेकंड यूनिट में कि ना, जो हमारे फेज स्पेस में जो हम सेल को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी तोड़ेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि उनका साइज़ जो है सेम होना चाहिए। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट डेट आर इक्वली लाइकली टू occur आर इक्वल, यानी जो हमारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ रही है, जो इक्वली लाइकली इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी वो हमेशा इक्वली रहेगी, है ना। इक्वली लाइकली के लिए तो इक्वली रहेगी। सेकंड भी यही है, ऑल द एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट कॉरस्पॉन्ड टू द पॉसिबल मैक्रो स्टेट आर इक्वली प्रोबेबल, दिस इज कॉल्ड द पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। ये हमने पढ़ा हुआ है। द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम कॉरस्पॉन्ड टू द स्टेट ऑफ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, यानी जो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट होएगी सिस्टम की वही हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के कॉरस्पॉन्ड होएगी, यानी उसी की जितनी होगी, जितनी इक्विलिब्रियम स्टेट की होगी वही हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की होएगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो जल्दी से कर लेते हैं, जनरल एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी, यानी जनरल एक्सप्रेशन देखेंगे जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एन पार्टिकल्स को के कंपार्टमेंट में ऑफ डिफरेंट साइज़, अलग अलग साइज़ में, यानी कंपार्टमेंट हमारे क्या हैं, डिफरेंट साइज़ में है। देखते हैं अभी हम, कंसिडर अ लार्ज बॉक्स, हमारे पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है हैविंग के कंपार्टमेंट, यानी हमारे पास बहुत बड़ा बॉक्स है, इसको हमने के कंपार्टमेंट्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यानी 1 2 ऐसे करके के तक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कंपार्टमेंट्स में ऑफ डिफरेंट साइज़। उनका साइज़ कितना है, A1 है, A2 है, A3 है, एक A तक, है ना। लेट अस नाउ थ्रो एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ऑफ से ball into the box in a completely random manner so that no part of the box is favored, यानी इसने क्या कहा है कि थ्रो एन डिस्ट्रीब्यूट पार्टिकल, यानी उनमें हम एन पार्टिकल्स को, मतलब एन डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स को थ्रो करवा देंगे, एन पार्टिकल्स को, या फिर कह सकते हैं बॉल को थ्रो करवा देंगे उन बॉक्स कंपार्टमेंट्स में इनटू द बॉक्स इज कम्प्लीटली रैंडम, यानी इस बॉक्स में हम एन पार्टिकल्स को थ्रो करवा देंगे, वो कम्प्लीटली रैंडम होंगी, कहीं भी आ जा सकती है, सो डैट नो पार्ट ऑफ द बॉक्स इज़ फेवर्ड, यानी कोई फेवर नहीं होगा उसके पार्ट का, बॉक्स का। नाउ वी विश टू फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बॉल का अमंग द कंपार्टमेंट, हर एक कंपार्टमेंट के अमंग द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय स्टेटिंग द नंबर ऑफ द बॉल्स इन ईच सेल एज, हमने देखे कि उसके नंबर ऑफ बॉल्स हमारी कितनी है,
यानी फर्स्ट में N1 है, सेकंड में N2 है, K में NK है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी N1 प्लस N2 प्लस N3 NK तक, तो टोटल N मान लिया हमने, है ना। अब देखते हैं द प्रोबेबिलिटी P ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, 2 फैक्टर पे। सबसे पहले है प्रायोरी प्रोबेबिलिटी फॉलिंग इनटू द गिवन सेल और द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ ईच सेल, यानी जिसमें हमारे पार्टिकल्स फॉल करेगा जिस सेल में, है ना, वो प्रॉपर्टी यानी उस सेल की प्रॉपर्टी देखेंगे हम, यानी प्रायोरी प्रोबेबिलिटी जिसमें हमारी होगी। द थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी यानी इन दो पे डिपेंड कर रहा है, प्रायोरी और थर्मोडाइनमिक। The distribution which in number of the wave particles may be rearranged still leave the distribution same. Total number of the ball in each shell left as before. यानी जितनी पहले थी उतनी ही हमारी बॉल्स होंगी। The a priori probability GI of any particle falling in a certain cell, यानी प्रायोरी प्रोबेबिलिटी हमने मान ली GI है ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल्स की, यानी यहाँ पे I हमारा क्या हो सकता है 1 2 3 यानी K तक कुछ भी हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी देखिए GI फॉलिंग इन अ सर्टेन सेल, यानी किसी सेल में हमारी फॉल कर रहा है पार्टिकल, तो उसकी हमने प्रायोरी प्रोबेबिलिटी बता दी। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द सेल टू द साइज ऑफ द एंटायर बॉक्स, ठीक है, ये हमारा क्या है, हमने बताया था साइज़ है ना A1 A2, तो ये हमारा साइज़ डिवाइड में इंटायर बॉक्स, उस टोटल बॉक्स का साइज़, यानी कि उस जिसमें हमारी फॉल कर रहा है पार्टिकल्स वो उसका एरिया बाय में टोटल एरिया, तो वो क्या हो गया हमारी प्रायोरी, है ना। अब टोटल एरिया कैसे होएगा, सभी को ऐड कर देंगे, है ना, ये हमने बताया था इसका एरिया A1 है A2 है, यानी इन सब को ऐड करेंगे तो पूरे बॉक्स का नहीं निकल जाएगा, तो हमने इन सब को ऐड किया तो ये पूरे बॉक्स का बन गया। ग्रेटर इज़ द एरिया ऑफ द सेल, जितना ज़्यादा सेल का एरिया होगा ग्रेटर इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल फॉलिंग इनटू इट, यानी उतना जितना ज़्यादा बॉक्स यानी बड़ा होगा, है ना, उसकी पार्टिकल की उधर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। एंड सेल ऑफ इक्वल साइज हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पार्टिकल, और मान लो सभी बॉक्स इक्वल में है तो पार्टिकल किसी में भी जा सकता है इक्वली, है ना, यानी इक्वली प्रोबेबिलिटी हो गई। पार्टिकल फॉल्स इनटू द बॉक्स समवेयर इट फॉलो द सम ऑफ द प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, हमने मान लिया कि उसकी सम बताएंगे अब हम प्रायोरी प्रोबेबिलिटी की, जैसे फर्स्ट पार्टिकल के लिए G1 है, सेकंड के लिए G2 है, तो उन सब का समेशन कर दिया हमने, टोटल निकालेंगे तो 1 ही होती है ना, हमारी प्रोबेबिलिटी 1 से तो ज़्यादा नहीं होती, हमेशा 1 होती है, 1 या 1 से कम या फिर 0 से ज़्यादा, है ना, तो 1 होगी मान लिया हमने, मैक्सिमम निकाल ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट इवेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी कंपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कंपोजिट क्या है, जैसे हमने निकाले हुए हैं इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी सबका निकालेंगे कंपोजिट करके तो वो किसके इक्वल आएगी, इंडिविजुअल, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इन सब की प्रोबेबिलिटी को एक एक करके इंडिविजुअली, तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कंपोजिट इवेंट यानी पूरे की जो हमारी इवेंट आएगी उसके बराबर आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल फॉल सिमल्टेनियस इन द ith सेल, यानी जो हमारा पार्टिकल है ith सेल यानी किसी भी सेल में हमारा पार्टिकल्स जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, GI इंटू GI इक्वल टू GI का स्क्वायर, है ना, अभी बताया हमने प्रोडक्ट, ठीक है, यानी किसी में भी जा सकता है हमारा GI में, तो हमने बता दी GI का स्क्वायर, यानी हमारे क्या होगा कंपोजिट इवेंट। Then therefore a priori probability that Ni particles simultaneous falling in the ith cell is GI/Ni, यानी अब वो क्या है, किसी में भी जा सकता है, ये तो हमने बता दिया 2 में, है ना, यानी 2 में जाएगा, मान लो इन 2 में जा रहा है तो इसकी हमने बता दी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये आ गया। अब Ni में जा सकता है तो Ni, ठीक है, ये हमने बता दी। अब देखो क्या है, there's a priori probability of the certain distribution of n particle
अमंग द के शेल, यानी प्रायोरी प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं हम एन पार्टिकल्स की के शेल्स में, सच दैट एन पार्टिकल फॉल इन फर्स्ट, यानी जब हमारे एन पार्टिकल फर्स्ट शेल में जा रहे हैं एन वन आएगा, है ना, एन वन हमारे फर्स्ट में है, एन टू हमारे सेकंड में है, ऐसे ऐसे करके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के प्रोबेबिलिटी हो प्रोडक्ट ऑफ के प्रोबेबिलिटी इफ द फॉर्म जी आई एन आई, यानी इनको हम कैसे लिख सकते हैं, एन आई क्या है, आई क्या है हमारा 1 to के तक, है ना, अभी बताया था। तो G1 N1 G2 N2 G3 N3, ऐसे ऐसे करके हम अगर हम प्रोडक्ट करेंगे इन सब का तो हमारे पास टोटल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। टोटल हमने देखा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हमें प्रोडक्ट करना पड़ता है, तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे। द नंबर ऑफ द वे इन विच N1 पार्टिकल आउट ऑफ टोटल N पार्टिकल में फॉल इन फर्स्ट शेल, हमने देखा कि अगर N1 पार्टिकल N पार्टिकल्स में से N1 पार्टिकल हमारे फर्स्ट शेल में जा रहे हैं तो हमें ऐसे नहीं करते हैं, सिलेक्ट कर लिया हमने, है ना, N1 पार्टिकल सिलेक्ट कर लिया हमने N पार्टिकल में से, तो वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन नहीं हो गया। तो N पार्टिकल्स में से हमने N1 सिलेक्ट कर लिए तो उसकी हमने बता दी, फॉर्मूला कर दिया ओपन। ऐसे ही हम उसके लिए निकाल सकते हैं। जैसे अब क्या बच गया, हमने ना ये तो यूज़ कर लिया, N1 तो यूज़ कर लिया, तो अब कितने बच गए, N माइनस N1। अब ये टोटल हो गए, यानी N1 तो चला गया, N1 की तो निकाल ली, है ना, तो वो माइनस कर देंगे हम N1, तो अब ये टोटल पार्टिकल अब हमारे ये हो गए। तो इसमें से हम N2 की बताएंगे अब, तो ऐसे ही हम कम्बिनेशन बताएंगे N माइनस N1 C N2, ऐसे ऐसे करके हम ऐसे 3 की निकालेंगे, उसमें हम N1 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, N2 भी, क्योंकि उन दोनों की हम निकाल चुके हैं, है ना, तो उनको सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। ऐसे ही हम Nk तक चलेंगे क्योंकि हमारे पास के शेल्स थे। द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मीनिंगफुल वेज ऑफ अरेंजिंग N पार्टिकल सच एज N पार्टिकल फॉल इन कंपार्टमेंट 1, यानी अब हम क्या निकालेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो क्या आएगी, इन सब को प्रोडक्ट कर दो। फर्स्ट NC1 ये रहा, NCN1 NCN2 NCN3, तो इन सब को हमने प्रोडक्ट किया तो ये हमारी क्या आ गई, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मीनिंगफुल वेज इनकी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो N फैक्टोरियल, जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो ये तो इससे कैंसिल हो रहा है, ये अगले वाले से कैंसिल होएगा, है ना, तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं हमारे, तो ये हमारे नीचे क्या बच गए, सिर्फ ऊपर तो बच गया N फैक्टोरियल, है ना, यहाँ पे नीचे क्या बच रहा है, N1 N2 N3 Nk, है ना। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ये सिंपल किसका होता है, मल्टीप्लिकेशन का, है ना। तो इनको हमने लिख दिया Ni, आई हमारा कहाँ से है, 1 से लेके k तक, ठीक है। इज़ यूज फॉर प्रोडक्ट ऑफ द टर्म, ये हमने किसके लिए यूज़ किया, प्रोडक्ट के लिए। समेशन इज़ यूज फॉर समेशन। रिप्रेजेंट द, ये क्या एक्सप्रेशन क्या बताता है हमें, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन बताता है। द टोटल प्रोबेबिलिटी W ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मीनिंगफुल वेज, यानी जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है ये क्या है, प्रोडक्ट है इन मीनिंगफुल वेज का, ठीक है। इन विच पार्टिकल ऑफ द डिफरेंट शेल में बी एक्सचेंज, जिसमें हमारे पार्टिकल जो है अलग अलग शेल में एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी वो किसी में भी जा सकते हैं। प्रायोरी प्रोबेबिलिटी भी हमें दी हुई है G, तो हम कैसे बता रहे हैं, देखो Ni बाय में ये, यानी हम इसने क्या बताया है कि टोटल हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ ये मीनिंगफुल इनटू में ये प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, प्रायोरी हमने निकाली थी, है ना, इनका प्रोडक्ट था G, है ना, तो इनको हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट में कर दिया, तो ये हमारी क्या आ गई, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आ गई, दिस वन। ये तो हमारी Nk तक थी, ये हमारी टोटल N तक है, तो हमने बता दी। अब इसको भी हमने प्रोडक्ट में लिख दिया, इसमें पाई वाले में, और इसको भी हमने प्रोडक्ट Ni 1 से लेके k तक, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था यहाँ तक। बाकी हमारे 2-3 टॉपिक रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।